को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग इरेक्शन को ठीक करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन फटाफट से मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी मेडिसिन हमारी यूज होती हैं, चलिए सबसे पहले चलिए ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। तो मुझे ये हटा देना चाहिए, इसको मैं रहने दे रही हूँ, ठीक है, सो दैट क्योंकि अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि ड्रग्स को समझना है हमने, तो ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब 3 टाइप की होती हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं यहीं पे इन दोनों को तो यहीं एंड कर देती हूँ। जो साइकोलॉजिकल ईडी था, साइकोलॉजिकल का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पूरा दिमागी खेल है, ठीक है, दिमाग में बैठा हुआ है। इस इंसान को आप दवाई भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मेडिसिन देना आपका क्या है, आपका यूजलेस रहेगा। तो ऐसे ही केस में जब किसी पर्सन को आपका साइकोलॉजिकल ईडी है तो उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है। काउंसलिंग में जनरली आप क्या बोल सकते हो, आपको कहना है कि जो पेशेंट है, बेसिकली ये काम किसका है, साइकोलॉजिस्ट का है, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ कि जो कंडीशन ऐसी हैं जो उसे क्या कर रही है, उसके अंदर इस फेयर को बढ़ा रही है, स्ट्रेस को बढ़ा रही है, उसे वो कंडीशंस को अवॉइड करना है। उसे घर में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो फ्रीली बाहर जा सकता है, ठीक है। उसे अपने को फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि जितना वो फोर्स करेगा कंडीशन में रहने के लिए तो वो उतना ज़्यादा आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग क्या होगी, वर्स्ट होती जाएगी। हो सकता है कि टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट जो आपका साइकोलॉजिकल है इसका टोटली आपका जो रोल रहेगा वो साइकोलॉजिस्ट का रहेगा कि वो किस तरीके से पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हमें केवल मेडिसिनल पार्ट को डिस्कस करना है, ठीक हो गया। सेकेंड, अभी आपने थर्ड टाइप देखा था हार्मोनल, वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर किसी को मान लीजिए किसी मेल में अगर हार्मोन का लेवल ही कम है तो आप कोई और मेडिसिन देके कुछ काम नहीं आने वाला, आप सर्जरी परफॉर्म करेंगे वो भी काम नहीं आने वाला। तो ऐसे केस में आपको केवल हार्मोन डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आप उसे टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं, उससे उसका जो लॉस ऑफ लिबिडो है, जो सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर नहीं है, वो डेवलप हो जाएगा और प्रॉब्लम आपकी इरेक्शन की ठीक हो जाएगी, जो डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेन जो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं वो है ऑर्गेनिक ईडी का। अगर किसी इंसान को सपोज ब्लड फ्लोस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि उसका जो पेनिस है उसमें ब्लड का फ्लो ही नहीं हो रहा है, या फिर सेकेंड हमने बोला कि उसकी नर्व डैमेज है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो 2 को हमने साइड कर दिया, केवल एक ईडी हमारे पास रहती है ऑर्गेनिक ईडी, जिसके 2 कारण है, ब्लड फ्लो का कम होना पेनिस में, दूसरा नर्व डैमेज होना, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन, फटाफट से इसमें ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, यही लास्ट पार्ट रहेगा। तो सबसे पहला देखो, कोई भी थेरेपी हो, किसी भी इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इनिशियल स्टेज में डॉक्टर्स क्या ट्राई करते हैं कि भाई मेडिसिन से ठीक हो जाए, सर्जरी वगैरह पे नहीं जाते हैं, या जो दूसरी थेरेपीज हैं भी मैं बताऊंगी कौन कौन सी थेरेपी अवेलेबल है, तो उस पे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला जो थेरेपी रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपकी मेडिकल थेरेपी, मेडिसिनल थेरेपी। तो चलिए मेडिसिनल थेरेपी को देखते हैं, ठीक। मेडिसिनल, इसको हटाते हैं, ठीक है, मेडिसिनल थेरेपी। तो चलिए मेडिसिनल थेरेपी क्या है, ठीक। आपको क्या करना है, मेडिसिनल थेरेपी का मतलब क्या है कि आपको मेडिसिन से ठीक करना है। तो आपके पास पूरा इरेक्शन का प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है कि इरेक्शन कैसे होता है। अब आपको ठीक करना है, आपको पता है कि 2 चीजें होनी जरूरी थी, एक तो है आपका ब्लड फ्लो का बढ़ना जो कि वैसोडायलेशन से हो रहा है, दूसरा आपका मसल रिलैक्स होना जिसकी वजह से ब्लड ट्रैप हो रहा है पेनिस में वेन कंप्रेशन की वजह से और इरेक्शन हो रहा है। तो मेनली जो हमारी मेडिसिन जो टारगेट करती है ना बेटा, वो केवल मैंने बताया, अगर किसी की पेनिस में आपका नर्व डैमेज हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स की खासियत ही ये है कि वो एक बार डैमेज हो गए तो हो गए, ठीक है। अगर ज़्यादा लेवल में डैमेज हो गए तो वो प्रॉब्लम ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा मेन काम ये हो सकता है कि अगर ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, सपोज ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम ट्रीट करें। तो सबसे पहला तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो अंडरलाइनिंग कॉज है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि पर्सन को इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, ये इस चीज को भी बताता है कि इस इंसान को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है ना, उसको कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं
जो आपका एक जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जिसे बताता है। तो मेजर पॉइंट वो भी है कि आप उन बीमारियों का इलाज कीजिए जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो इसे इग्नोर नहीं करना सबसे पहली बात, ठीक है। केवल इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, उससे आपकी सेक्सुअल लाइफ तो अफेक्ट होगी, रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम पे फर्क पड़ेगा, बट उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके कारण कोई और बीमारी हो सकती है जो कि बाद में चल के आपकी लाइफ को भी क्या कर सकती है, इंडेंजर कर सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब बात आती है कि भाई ब्लड फ्लो को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेडिसिन, सबसे पॉपुलर मेडिसिन जो यूज होती है फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, वो क्या है, वो अब मैं यहाँ पे पहले एक पॉइंट बता दूं, तब वो मैं बताऊंगी। ये जो साइक्लिक जीएमपी है ना, जीटीपी जब साइक्लिक जीएमपी में बदलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानिल साइक्लेज, तो क्या होता है, आपका प्रोटीन काइनेज जी बनता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो साइक्लिक जीएमपी है ये हमेशा ऐसा का ऐसा नहीं रहता है, लगातार एक एंजाइम है जो इसका डिग्रेडेशन कर रहा है, जो इसे क्या बना रहा है, 3' 5' साइक्लिक जीएमपी में बदल रहा है। ये मैंने सेल के अंदर लिखा नहीं है, बट ये सेल के अंदर ही हो रही है, बेटा प्रोसेस को बड़ा कर सकते हो आप। तो जो साइक्लिक जीएमपी है वो लगातार इसका डिग्रेडेशन सेल के अंदर होते रहता है, और जो डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5। आइसोफॉर्म्स होती है, देखो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम की बहुत सारी आइसोफॉर्म्स होती है, उसमें से जो आइसोफॉर्म आपके कॉर्पस कैवर्नोसम में प्रेजेंट होती है, ये जो पेनिस के अंदर जो सेल्स हैं सिलेंडर में उनमें प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, PDE5, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा होगा सेल के अंदर, आप ये सोचिए, उसकी वजह से ये वैसोडाइलेशन और मसल रिलैक्सेशन जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जितना ज्यादा साइक्लिक जीएमपी रहेगा उतना ही अच्छा वैसोडाइलेशन और मसल रिलैक्सेशन होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन ये यहाँ पे एक एंजाइम है जो लगातार साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करते जा रहा है। तो हमारा एम क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड ना होने दिया जाए, क्योंकि सेल के अंदर जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है पहले से एक बंदे को, आप उसके अंदर क्या चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन काइनेज जी का एक्टिवेशन हो ताकि वैसोडाइलेशन और वेनस रिलैक्सेशन हो, मसल रिलैक्सेशन सॉरी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एंजाइम को रोकना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली तो क्या है, साइक्लिक जीएमपी अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके सेल के अंदर तो ये प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि कंट्रोल्ड वे में बॉडी काम करेगी। लेकिन अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है तो हम क्या चाहेंगे कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो ड्रग टारगेट हमारे पास अवेलेबल है वो इसी एंजाइम को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो पहली क्लास जो मेडिसिनल थेरेपी में जो ड्रग बहुत ज्यादा पॉपुलर यूज होती है वो कौन सी है आपकी, इसको इनहिबिट करती है, वो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ये वो ड्रग होंगी जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, और ये एंजाइम अगर इनहिबिट होगा तो आप समझ सकते हैं कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल सेल के अंदर बढ़ा रहेगा और बहुत अच्छे से वैसोडाइलेशन और मसल रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से फाइनली आपका क्या होगा, इरेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो समझ में आया फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग, और यही आपकी मेडिसिनल ड्रग है जो अवेलेबल है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा भी है, मैं बता दूंगी, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो मेडिसिन के फॉर्म में यूज होती है पॉपुलर ड्रग वो यही है, PDE5 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं वो देख लो आप कौन कौन सी हैं। तो PDE5 इनहिबिटर जो हैं, PDE फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, कौन कौन सी ड्रग है, देखो सिल्डेनाफिल, इसको क्या बोलते हैं, इसको वायग्रा भी बोलते हैं। अगर आपने नॉर्मल आप स्टोर में जाके देखेंगे तो वो भी आपकी अवेलेबल है। वार्डेनाफिल, ये सारे एक दूसरे के कंजेनर है, ठीक है। लास्ट है टेडेलाफिल, Cialis बोलते हैं इसे, टेडेलाफिल, ठीक है। ये आपकी वायग्रा है, जो वायग्रा यूज होती है वो ये है, ठीक। तो ये ड्रग्स हैं। तो अब इनका मैकेनिज्म समझ में आया। इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है, क्योंकि ये ड्रग क्या है, आपकी वैसोडाइलेशन को क्या करती है, पोटेंशिएट करती हैं। पेनिस में इनकी जरूरत है, नो डाउट, कोई इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, इरेक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये ड्रग स्पेसिफिक नहीं है, PDE5 एंजाइम और भी बहुत जगह है, हमारी ब्लड वेसल्स जो बॉडी में और भी है वहां पे भी एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये एक्सट्रीमली क्या करने वाला है, इस चीज को समझो कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो कोई दूसरे वैसोडाइलेटर भी ले रहा है,
ठीक, और साथ में वो सिल्डेनाफिल को भी कंज्यूम कर रहा है। मैंने एक ही एग्जांपल लिया है इस कैटेगरी की ड्रग का। अगर वो PDE5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में जो सिल्डेनाफिल आ रहा है उसे भी कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होगा बताओ। सिल्डेनाफिल की भी क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन करवा रहा है। और जो ड्रग आप ले रहे हो, एग्जाम्पल नाइट्रेट्स जो है हमारी, जो कि एंजाइना पैक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है, वो भी वैसोडाइलेशन कराती है। तो कोई इंसान जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो नाइट्रेट्स तो पहले से ले रहा है, साथ में उसने सिल्डेनाफिल भी लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से तो किया नहीं होगा, बिकॉज डॉक्टर पहले आपका, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपसे आपकी हिस्ट्री पूछता है, मेडिकल हिस्ट्री की, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या पहले कौन सी ली है। तो अगर उसे पता चल गया कि भाई ये नाइट्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको ये प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, इफ ही इज ए गुड डॉक्टर। अगर आप मान लीजिए आपने नाइट्रेट आप ले रहे थे, सिल्डेनाफिल आपने अपना मेडिकल स्टोर में गए और आपने ले ली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग नहीं होती है, फिर भी वो इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, टू एनहांस देयर सेक्सुअल प्लीजर और सेटिस्फैक्शन। तो ये नहीं करना है। तो अगर आपने नाइट्रेट्स आप ले रहे हो, साथ में आपने ये भी ले लिया, तो बहुत तगड़ा आपका ड्रग इंटरेक्शन होने वाला है। एक्सट्रीम वैसोडाइलेशन होगा, BP लो होगा, हो सकता है इंसान कोमा में भी चले जाए, अल्टीमेटली डेथ भी हो जाए अगर लेवल बढ़ गया। समझ रहे हो? तो नाइट्रेट्स के साथ कभी नहीं लेना है। कोई भी ऐसी वैसोडाइलेटर अगर आप कंज्यूम कर रहे हो कोई दूसरी कैटेगरी की, किसी दूसरी बीमारी के लिए, तो आप इसे नहीं लेंगे। ठीक, सेकेंड, एक आपका क्या होता है, जो PDE5 इनहिबिटर्स हैं, बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, ये केवल PDE5 को इनहिबिट नहीं करती है। मैंने बोला ना सिलेक्टिव नहीं है, ये PDE5 के साथ PDE6 को भी इनहिबिट करती है, जो कि दूसरी आइसोफॉर्म है। और ये PDE6 कहाँ होता है, हमारे रेटिना में। जो रेटिना में आपकी रॉड एंड कोन्स होती है ना, पता है ना, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, PDE6 को भी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आने लगती है, विजुअल डिस्टर्बेंस, आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ब्लड विजन हो सकता है, डबल विजन हो सकता है। तो ये भी आपको साइड इफेक्ट इसका ध्यान रखना है। ये बहुत पॉपुलर है, MCQs में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान, ये हो गया। इसके अलावा अब देखिए, ये तो मेन थी PDE5 इनहिबिटर्स के बारे में, तो मैं बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट आपके पास देखो, इसके अलावा मैं बता दूं आपको कौन सी मेडिसिन है, आपकी फेंटोलामीन। ठीक है, फेंटोलामीन भी यूज होती है, पैपेवरीन है आपकी। फेंटोलामीन आपको पता होना चाहिए, नॉन सिलेक्टिव आपकी अल्फा ब्लॉकर है। अल्फा जो होते हैं आपके रिसेप्टर्स, बेसिकली आपके जो पेनिस में है आपके, वहाँ पे ये जो सेल्स है, कॉर्पस कैवर्नोसम सेल, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आपका क्या होता है, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन इन रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक हो गया? क्या बताया मैंने, जो ये सेल है इनके सरफेस में हमारे क्या है, कौन से रिसेप्टर है, अल्फा। ठीक है, अल्फा 1, बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के हैं। तो जब भी ब्रेन से आपका न्यूरॉन से एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन आएगा, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो वो क्या करेगा आपका, बेसिकली ये रिसेप्टर ना, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मुझे इसे यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, सॉरी। हाँ, ये रिसेप्टर हम दिखाएंगे यहाँ पे, इन ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स आपकी क्या हो रही है, कॉर्पस कैवर्नोसम को सप्लाई हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, ठीक कर लीजिएगा। जो ये ब्लड वेसल कॉर्पस कैवर्नोसम को सप्लाई हो रही है, उनके सरफेस में आपका क्या है, कौन से रिसेप्टर है आपके, अल्फा 1 रिसेप्टर है। तो जब भी एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन आएगा, इन रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। सपोज अभी ऐसी थी, अब कैसी हो गई, इतनी ज्यादा देखो पतली हो गई, नैरो हो गई। तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ना, कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। और ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, इरेक्शन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमारी ये क्लास कैसे एक्ट करती है, देखो जो हमारी फेंटोलामीन है ना, वो इस रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। फेंटोलामीन, ये रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है, फेंटोलामीन। और ये नॉन सिलेक्टिव है, ध्यान रखना, ये केवल अल्फा 1 नहीं, अल्फा 2 को भी ब्लॉक करेगा, जहाँ पे भी बॉडी में ये होगा। तो फेंटोलामीन ने रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, तो अब क्या होगा, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन ये इस रिसेप्टर से बाइंड हो ही नहीं पाएगा। बाइंडिंग नहीं होगी तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कहाँ होगा, और ब्लड फ्लो आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, इरेक्शन आसानी से होगा। समझ में आ रहा है? फेंटोलामीन देखो यूज होती है, लेकिन इतना ज्यादा इसे यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है। अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर ऐसा तो नहीं है केवल आपके क्या है, यहीं पे प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है।
तो अगर आप ऐसी ड्रग को दोगे तो उससे आपके पूरी बॉडी में जो नंबर ऑफ साइड इफेक्ट हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, जो हम ऑलरेडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे उसे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो समझ में आया। नेक्स्ट हमारी ड्रग है पैपावरीन। पैपावरीन के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैपावरीन भी आपकी क्या करती है। पैपावरीन क्या है आपकी ओपियोइड एनाल्जेसिक में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक पूरा डिटेल में पढ़ा है, जो दर्द को कम करने वाली दवाई होती है, एडिक्टिव मेडिसिन होती है बेसिकली। तो पैपावरीन भी क्या करता है हमारा, पैपावरीन भी यही काम करता है, वैसोडाइलेशन। मैं सीधे ही बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे। पैपावरीन जो हमारी ड्रग है ये ओपियोइड एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आती है, और ये भी क्या कराती है आपकी वैसोडाइलेशन कराती है, ठीक है। तो अगर ये आप देना चाहो तो आप ये दे सकते हो, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या है आपका, ये भी बेसिकली पीडीई जो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है, इसको इनहिबिट करेगी, ठीक है। और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशन होगा तो आपको सिंपल समझ में आता है, साइक्लिक जीएमपी लेवल बढ़ेगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा, पूरा वही है पॉइंट, ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। तो जो पैपावरीन है इसका मैकेनिज्म यही रहेगा, पीडीई जो है आपका इसको इनहिबिट करता है। ये भी नॉन सेलेक्टिव है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका रोल आपको पता होना चाहिए कि पीडीई का इनहिबिशन करेगा, जिसकी वजह से फाइनली वैसोडाइलेशन होगा और इरेक्शन होगा, ठीक है। ये आपकी मेडिसिनल ड्रग है जो यूज होती है मोस्ट, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ज्यादातर कौन सी यूज होती है आपकी फर्स्ट कैटेगरी, जो कि क्या है पीडीई 5 इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ आपकी और तरह की थेरेपीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक। खाली मैं नाम लिखूंगी और समझा दूंगी उससे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक। चलिए इसके अलावा ये तो था मेडिसिनल पॉइंट, अब देखो और क्या क्या तरीका है जिससे आपका ट्रीटमेंट होता है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल थेरेपी। मेडिसिन के अलावा आप क्या क्या दे सकते, तो वो देख लीजिए। सेकंड जो है वो है हमारा वैक्यूम इरेक्शन थेरेपी, ठीक है, वैक्यूम इरेक्शन थेरेपी। तो ये हमारा ना तो कोई सर्जरी है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बाहर से एक एड को यूज करते हैं जिससे इरेक्शन करवाते हैं। तो जनरली क्या होता है, एक प्लास्टिक ट्यूब होती है, ठीक है, जो पेनिस है, पेनिस में क्या करते हैं बाहर से वो ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, पूरी पेनिस की वॉल को स्लिप करती हुई वो ट्यूब जाती है, यानी कि उस ट्यूब के अंदर आपका पेनिस फिट हो जाएगा, और उसका जो लोअर एरिया है यानी कि उसका वो हिस्सा जो कि आपकी स्किन को टच कर रहा है, जो आपके पेनिस के बेस को टच कर रहा है, वहां पे रिंग प्रेजेंट होती है जो उसे वहां पे फिक्स रखेगा, ठीक है, पेनिस के साथ अटैच्ड रखेगा, उस रिंग का काम ये है। और आप दूसरी अपोजिट साइड से क्या करते हैं, जो पेनिस का हेड पोर्शन है वहां से उस ट्यूब में आपकी वैक्यूम आप क्रिएट करते हो, लो प्रेशर में वैक्यूम दिया जाता है, और उस वैक्यूम से क्या होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू है, जो पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाता है। तो अब ये इरेक्शन जो रहेगा लगभग 30 से 40 मिनट के लिए रहेगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये नॉर्मल आपने एक एड की हेल्प से आपका इरेक्शन हुआ जो कि आपके काम आया, ठीक है। अब जो है इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन, और इसी के साथ साथ एक और इंजेक्शन आते हैं वो भी मैं यहीं पे बता देती हूँ, इंट्रा यूरेथ्रल इंजेक्शंस। ये दो जगह पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे आप इरेक्शन अचीव कर सकते हैं। तो जो ये इंजेक्शन होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब भी ये इंजेक्शन लगते हैं तो मेडिकल सुपरविजन में ही होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, जो आपको क्या बताएंगे बेसिकली कैसे इंजेक्शन लगाना है, पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी कि पेनिस में कैसे आप इंजेक्शन लगाओगे, और उस इंजेक्शन से फिर क्या होगा, आपको एकदम से इरेक्शन मिल जाएगा और आसानी से आप सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म का आपका देखो परमानेंट इलाज नहीं है, आपको जब भी क्या है आपको सेक्स परफॉर्म करना है, आप उससे पहले ये इंजेक्शन लगाएंगे और ये आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। तो इंट्रा कैवर्नोसल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इंजेक्शन है वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, मैंने बताया था, अगर पेनिस का अगर क्रॉस सेक्शन लोगे तो जो पेनिस के ऊपर साइड 2 सिलेंडर्स होते हैं, इनके अंदर जो आपकी कॉर्पस कैवर्नोसम सेल्स होती है, तो इंजेक्शन आपको यहाँ पे लगाना है। अगर मैं दूसरे एरिया की बात करूँ, यूरेथ्रल मैंने बताया था पेनिस के
ये दोनों सिलेंडर के नीचे हमारा क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो अगर आप पेनिस के ऊपर साइड से आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो बेसिकली वो होगा कैवर्नोसल। अगर पेनिस के नीचे वाले हिस्से में आप इंजेक्शन लगाओगे तो वो कहाँ लगने वाला है, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो दो तरह का हो सकता है। अब बात आ रही है कि मैम बोल रही है इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन इंजेक्शन लगेंगे किसके, तो इंजेक्शन लगेंगे आपके एल्प्रोस्टाडिल, आपकी मेडिसिन है एल्प्रोस्टाडिल, इसके इंजेक्शन लगने वाले हैं। और एल्प्रोस्टाडिल सबको पता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारा PGE1 एनालॉग है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे एनालॉग्स होते हैं, उनमें से PGE1 एनालॉग है। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है, ये क्या करता है, पढ़ाया है मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन में आपको डिटेल में, तो यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ये करता है वैसोडाइलेशन। ठीक, जो PGE1 होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, इसका काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स में जाके क्या कर देता है, रिलैक्सेशन कॉज करता है, डायलेशन करता है। तो ये एल्प्रोस्टाडिल इसी का एनालॉग है। तो सेम इसी की तरह काम करेगा। जब आप एल्प्रोस्टाडिल के इंजेक्शन दोगे, चाहे आपने कैवर्नोसल में दो, चाहे आप यूरेथ्रा में दो, दोनों ही केस में आपका क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, और उसकी वजह से आपका ब्लड का फ्लो जो है आपका वो बढ़ जाएगा पेनिस में, और ब्लड का फ्लो बढ़ने से क्या होगा पता है, इरेक्शन होगा। ठीक है, अब क्या है इनके साथ, ये जो दोनों थेरेपी है, ये दोनों इंजेक्शन, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो जो इसमें मेनली क्या होता है, ये भी आपका 30 से 40 मिनट के लिए इरेक्शन देते हैं। ठीक है, इतने टाइम तक आपका तनाव रहेगा पेनिस में। बट कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से जो आपका इरेक्शन है वो 3-4 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर आप ये फील कर रहे हो कि भाई 3-4 घंटे तक पेनिस में इरेक्शन है, तो ऐसे केस में आपको जल्द से जल्द इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। क्योंकि इरेक्शन की वजह से अगर इतना ज़्यादा इरेक्शन होता है, अगर 3-4 घंटे से ज़्यादा इरेक्शन आप फील कर रहे हो कि 3-4 घंटे हो गए अभी भी आपका पेनिस इरेक्ट है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं प्रायापिज्म। और प्रायापिज्म अगर है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और जो वो से प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग, वो इरिवर्सिबल हो सकती है। आपका फिर वो या बोल सकते हो अनट्रीटेबल हो जाएगी, उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा होता है इन इंजेक्शंस के बाद आपको ये चीज़ फेस कर रहे हो आप प्रायापिज्म में, तो फटाफट से डॉक्टर के पास जाइए, आपको एंटीडोट दिया जाएगा सो दैट वो जो इरेक्शन है उसको डायरेक्ट किया जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये समझ में आया। इसके अलावा ये थर्ड अप्रोच थी। इसके अलावा फोर्थ जो अप्रोच है वो है सर्जरी। अब आप आ जाइए सर्जरी में। ये तो आपके टेम्पररी लास्ट थे कि जिस टाइम पे आपको सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, इंटरकोर्स करना है, उससे पहले आप ये चीज़ करते हैं। लेकिन सर्जरी का मतलब होता है आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, है ना। सबसे पहली बात तो सर्जरी केवल यंगर पॉपुलेशन में की जा सकती है, एल्डरली में हम वो चीज़ ट्राई नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके ऑलरेडी आपके टिश्यूज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, तो उनको रिवर्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो जो सर्जरी है बेसिकली देखो इसमें कौन सी सर्जरी हो सकती है, अगर ब्लड वेसल में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, क्योंकि मैंने बताया कि मेजरली नर्व डैमेज को हम ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रॉब्लम ब्लड फ्लो के साथ है कि आपका जो पेनिस है वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड वेसल्स में कहीं प्रॉब्लम आई है, तो वो हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि किसी को पेनिस को जो ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, आर्टरी सप्लाई हो रही है, उसमें ब्लॉकेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, वहाँ से एक नई आपकी पैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक अगर आर्टरी ब्लॉक है तो कोई बात नहीं, नई आर्टरी से आपकी सप्लाई होके आपका जो ब्लड है वो पेनिस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सर्जरी हमारी हो सकती है। बाईपास सर्जरी आप इसे बोल सकते हो, जहाँ पे हम आर्टरी को बाईपास कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज है कोई बात नहीं, उसे रहने दो। सपोज ये हमारी थी ना आर्टरी, ये हमारी आर्टरी है जो कैवर्नोसम को सप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पे कहीं डैमेज आ चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नई आर्टरी बना देंगे, नई आर्टरी, नया रास्ता खोल देंगे, और अब ब्लड यहाँ से नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, इस एरिया से जाके आपके कैवर्नोसम सेल तक पहुंच जाएगा और आपका काम हो जाएगा, ब्लड वेसल सप्लाई होने लगेगी, अच्छे से ब्लड फ्लो होने लगेगा और इरेक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आप कर सकते हो। अभी मैं बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ है ये एल्डरली में हम नहीं करते हैं, जनरली यंगर पॉपुलेशन में ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी मैं बता दूँ आपको, सर्जरी के अंदर ही आता है पेनाइल इम्प्लांट। पेनाइल इम्प्लांट्स, इसमें इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं।
ठीक है। क्या जो कॉर्पस कैवर्नोसम जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इसे डायलेट करने के लिए बेसिकली ये इम्प्लांट लगाए जाते हैं। तो क्या किया जाता है, जो पेनिस है, पेनिस में आपका क्या होगा, नीचे वाले हिस्से से, पेनिस को ऊपर करोगे नीचे से एक कट लगाया जाता है, और ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है, 2 सिलेंडर है ना, ये वाला एरिया, इसे क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, और फिर इसके भी अंदर जाके बेसिकली ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर वो इम्प्लांट लगाया जाता है, सो दैट आपका जो प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जा सके। तो ये हमारा सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लांट्स भी लगाए जाते हैं, पिनाइल इम्प्लांट्स, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थेरेपी है, ठीक है, ईडी के केस में। तो पिनाइल इम्प्लांट्स लग सकते हैं। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में चल रही हैं, ठीक, क्लिनिकल ट्रायल में जो चल रही है वो मैं बता देती हूँ। इसमें आती है, एक तो है एक्स्ट्रा वेव, हाँ, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो टीनेस है ना, उसमें हम क्या करते हैं, शॉक अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप जब शॉक देते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप का समझ लीजिए, जब वो करंट अप्लाई होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके पेनिस के जो बाहर, जो पेनिस में जो हमारे टिश्यूज हैं, उनमें क्या होता है, ट्रॉमा क्रिएट होता है। ऑब्वियसली जब आपके किसी भी बॉडी में करंट लगता है तो उससे क्या होता है, ट्रॉमा तो होता है ना। तो वैसे ही पेनिस का भी केस है, जब वहां पे आप कोई ट्रॉमा अप्लाई करते हो, ठीक है, शॉक अप्लाई करते हो, तो उससे क्या होगा, आपका ये शॉक कहाँ पे लगाओगे, जहाँ पे कॉर्पस कैवर्नोसम वाला एरिया जो है, जब ये शॉक अप्लाई किया जाता है बाहर से, तो वहां पे क्या होता है, ट्रॉमा होता है, और उस ट्रॉमा की वजह से वहां पे क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी एरिया में ट्रॉमा होता है तो वहां पे क्या होते हैं, आपके साइटोकाइन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने लग जाते हैं। सेल डैमेज होने के बाद ही आपका ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने लगते हैं, और यही ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है, एंजियोजेनेसिस का, ठीक है, नई ब्लड वेसल्स आपकी फॉर्म होंगी, और आप यही तो चाहते हो ना, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो। तरीका हो सकता है जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल आपकी वेव दी जा रही है, शॉक वेव, तो वो यही करती है। ध्यान में रखिएगा, ये क्या करने वाली है आपकी, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। शॉक वेव की वजह से क्या होगा, आपका ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा की वजह से आपका ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे। जब भी सेल कहीं पे भी टिश्यू ट्रॉमा होता है तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, और यही ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, वहां पे सेल को डिफरेंशिएट कराएंगे, सेल डिवीजन करवाएंगे। अभी जो कम सेल थी कॉर्पस कैवर्नोसम, वो बढ़ती जाएंगी नंबर में, साथ ही साथ वहाँ नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी, जिसे हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों से क्या होगा, हमारी जो अगर डैमेज हुआ था तो वो भी ठीक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे नई नई सेल्स बन रही हैं। साथ ही साथ एंजियोजेनेसिस से जो नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, उससे भी ब्लड की सप्लाई इंप्रूव होगी। समझ में आ गया, ये क्लिनिकल ट्रायल में चल रहा है। बहुत सी एरियाज में इन्हें यूज़ भी किया जाता है, बट अभी भी इनको मेनली क्लिनिकल ट्रायल में ही रखा गया है, ठीक है। अभी भी चल रहे हैं, इसके ट्रायल्स चल रहे हैं इनकी एफिकेसी को चेक करने के लिए। तो ये आपका एक तरीका है। इसके अलावा हमारे पास क्या आती है, हमारे पास नेक्स्ट है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो होती है, इसमें भी यही होता है। इसमें बेसिकली प्लेटलेट्स आपके इंसर्ट किए जाते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, और वो प्लेटलेट्स की वजह से क्या होगा, ये भी प्लेटलेट्स भी बॉडी में जाके क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं, और उससे भी यही होगा सेल डिफरेंशिएशन, एंजियोजेनेसिस, जिससे ब्लड फ्लो आपका इंप्रूव होगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में यूज हो सकता है, लेकिन ये भी अंडर क्लिनिकल ट्रायल है, ठीक है। लास्ट जो रहेगा वो है आपकी स्टेम सेल इंजेक्शन ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसम सेल। तो इन्हीं सेल्स की हमारी जो स्टेम सेल है बेसिकली वो इंजेक्ट की जाती है, जिससे क्या होगा, नई कैवर्नोसम सेल्स बनेंगी, और जिससे आपका और भी ज़्यादा जो टिश्यू डैमेज है उसे बचाया जा सकता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आपका जो इरेक्शन है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये है ऑल अबाउट द इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।